हेलो एवरीवन, सीएल कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, नीट क्रैश कोर्स में आपका मैं स्वागत करता हूं। आज फिजिक्स में हम पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इस चैप्टर में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज और उनका एक्सप्लेनेशन बाय यूजिंग आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये हम टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है नीट के पर्सपेक्टिव में, और वैसे भी क्लास 12th का ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी लेकिन इंपॉर्टेंट। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एमिशन कि कोई मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके, और ये इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस के अंदर तक बाउंड होते हैं। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन अपने आप से निकलते नहीं है। यदि आप इन्हें मेटल सरफेस से इजेक्ट करना चाहते हैं तो एक एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकल जाते हैं, इसे ही कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एमिशन। मेटल हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स that are responsible for their conductivity. Free electrons cannot normally escape. Free electron escape नहीं कर सकते metal surface को. If electron attempts to come out of the metal, यदि इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकलना भी चाहे तो भी नहीं निकल पाएंगे। क्यों? क्योंकि मेटल सरफेस पर से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो मेटल सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से वापस पुल कर लिए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से इजेक्ट नहीं हो पाता। मतलब एक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। देखिए, तो यदि आपने मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड कर दी तो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकल जाएगा। ये जो एनर्जी प्रोवाइड करने के तरीके हैं उसके बेसिस पर इलेक्ट्रॉन एमिशन 3 टाइप का कैटेगराइज करा जाता है। सबसे पहला कैटेगरी है थर्मल आयोनिक एमिशन। यदि हम मेटल सरफेस को हीट करें और उससे मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो हम इसे कहेंगे थर्मो आयोनिक एमिशन। सेकेंड है फील्ड एमिशन। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके और फिर मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया जाए तो उसे कहा जाता है फील्ड एमिशन। एंड थर्ड है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, कि यदि मेटल सरफेस पर सुटेबल फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इंसिडेंट कराया जाए तो उस रेडिएशन से एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाते हैं। इस फिनोमिना को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, और हमारे सिलेबस में यही है थर्ड वाला, इसी को अपने को डिस्कस करना है। अब देखिए कि हमने एक पॉइंट बात करी थी कि एनर्जी की जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से इजेक्ट होने के लिए। तो जो एनर्जी है जो लेकर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या होता है? वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसे पाकर इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकल जाता है उसे कहा जाता है वर्क फंक्शन। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसे पाकर इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से इजेक्ट हो जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा, यहां मैं आपको अंडरलाइन करना चाहूंगा कि वर्क फंक्शन यदि आप प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से इजेक्ट होगा, लेकिन मेटल सरफेस से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। मतलब जीरो काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ प्रोवाइडेड वर्क फंक्शन विल बी जीरो। ओके, वर्क फंक्शन का फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के केस में, इन केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, वर्क फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाई नोट इज इक्वल्स टू एच न्यू नोट। ओके, यहां पर एच क्या होता है? एच होता है प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट, और प्लांक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है
होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। जहां पर न्यू नोट क्या होता है, न्यू नोट होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू नोट क्या है यहां पर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आप न्यू नोट को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, C अपॉन लैम्डा नोट। यहाँ पे लैम्डा नोट क्या है, लैम्डा नोट है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो न्यू नोट की जगह हम लिखेंगे C अपॉन लैम्डा नोट। तो फाई नोट का ये भी एक फॉर्मूला बनता है HC अपॉन लैम्डा नोट। क्लियर है? ध्यान रखना, यदि E इंसिडेंट रेडिएशन का एनर्जी है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, और फाई नोट वर्क फंक्शन है, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए इंसिडेंट रेडिएशन का एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल या फिर ग्रेटर होना चाहिए। यदि ये सिचुएशन है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो पाएगा, यदि इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब यहां से मैं एक और पॉइंट बोलना चाहूंगा कि वर्क फंक्शन जो है मटेरियल प्रॉपर्टी होता है, अलग अलग मटेरियल्स के लिए वर्क फंक्शन का वैल्यू डिफरेंट होता है। ओके, वर्क फंक्शन का वैल्यू अलग अलग मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है। क्लियर है? अब देखिए इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया है नीट में 2023 2023 में पूछा गया था, जिसमें हमें 3 मटेरियल्स गिवन थे, सीजियम, पोटेशियम और सोडियम। इन तीनों के वर्क फंक्शन गिवन थे, इन तीनों के वर्क फंक्शन गिवन थे। कितने हैं? सीजियम का गिवन है सोडियम के लिए और पोटेशियम के लिए, तीनों के लिए वर्क फंक्शन गिवन है। सीजियम का गिवन है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सोडियम का गिवन है 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और पोटेशियम के लिए 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अब एक एनर्जी इंसिडेंट होती है जिसका वैल्यू है 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, हमसे ये पूछा गया कि कौन सा मेटल इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, तो शर्त यही है कि एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए या उसके इक्वल होनी चाहिए। आप देखेंगे सोडियम और पोटेशियम के लिए जो एनर्जी है इंसिडेंट रेडिएशन की, वो वर्क फंक्शन से क्या है, कम है। देखिए वर्क फंक्शन सोडियम का है 2.30 और पोटेशियम का है 2.75, जबकि रेडिएशन का एनर्जी 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सोडियम और पोटेशियम के लिए इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा। जबकि सीजियम की बात हम करते हैं, सीजियम का वर्क फंक्शन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और एनर्जी 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसका यह मतलब है कि सीजियम के लिए इलेक्ट्रॉन एमिशन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है वर्क फंक्शन से। ठीक है, ये याद रखना। तो ध्यान रखना कि जितना कम वर्क फंक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन एजेक्ट करने के लिए उतनी ही कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट, मैंने कहा कि अलग अलग मटेरियल्स के लिए वर्क फंक्शन के वैल्यू डिफरेंट होते हैं। इस टेबल से आपको दिखाई दे रहा होगा, सीजियम के लिए वर्क फंक्शन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, एल्यूमिनियम के लिए 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसी तरह से आप प्लेटिनम के लिए देखेंगे 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो डिफरेंट मटेरियल्स के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट होती है। नेक्स्ट, अब आ जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जिस तरह से वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, उसी तरह से अपने पास है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वर्क फंक्शन क्या होता है? मिनिमम एनर्जी जिसे पाकर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। इसी तरह से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के केस में वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की जिस पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं, कि जब कोई मेटल सरफेस पर रेडिएशन इंसिडेंट होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी का मिनिमम वैल्यू जिस पर इलेक्ट्रॉन इजेक्शन हो जाता है, इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को ही क्या कहा जाता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यदि इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से कम है तो इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा, और यदि इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन से ज्यादा या उसके इक्वल है तो इलेक्ट्रॉन एमिशन हो जाएगा।
ध्यान ये रखने वाली बात है कि जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इंसिडेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन जीरो काइनेटिक एनर्जी के साथ एमिट होगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलो, ये था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यूनिट क्या रहेगा? हर्ट्ज का यूनिट होगा। चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ध्यान रखना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और हमें पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू। तो यदि फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, तो लैम्डा क्योंकि फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम वेवलेंथ होगा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगा? मैक्सिमम वेवलेंथ, जिस पर इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है उससे ज्यादा पर नहीं होगा। यानी कि यदि वेवलेंथ के फॉर्म में आप लिखना चाहें तो आप इस तरह से लिखेंगे, जब तक वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से क्या है? कम है या उसके इक्वल है, तब तक इलेक्ट्रॉन एमिशन हो पाएगा। लेकिन यदि इंसिडेंट रेडिएशन का वेवलेंथ लैम्डा नोट से ज्यादा हो जाए तो फिर इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा। तो वेवलेंथ के केस में फ्रीक्वेंसी से जस्ट उल्टा आपको याद रखना है कि जिस मैक्सिमम वेवलेंथ पर इलेक्ट्रॉन एमिशन हो जाता है उसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। उससे कम पर एमिशन हो जाएगा लेकिन उससे ज्यादा पर नहीं होगा। वेवलेंथ के टर्म्स में बोले तो ध्यान रखिएगा। क्लियर है? यहां से एक क्वेश्चन और आ सकता है। आप देखिएगा कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम में बेसिकली 7 रेडिएशंस होती हैं: गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो एंड रेडियो। इसके अलावा भी विजिबल में भी 7 कलर्स होते हैं: वी, आई, बी, जी, वाई, ओ, आर, विब्ग्यो। क्लियर है? इसमें से गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम होती है और रेडियो की फ्रीक्वेंसी सबसे मिनिमम होती है। ठीक है, आप ध्यान रखना, जिस भी कलर या जिस भी रेडिएशन को यहां पे थ्रेशोल्ड रेडिएशन कह दिया, उससे राइट साइड वाली जितनी भी रेडिएशंस हैं उन सब के लिए इलेक्ट्रॉन एमिशन हो जाएगा, क्योंकि उन सब की फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा ही होगी। राइट साइड, या फिर आप एक सीक्वेंस आप बना के चलना, एक बस ट्रिक है और कुछ नहीं, कि आप देखेंगे कि जैसे ग्रीन मान लो थ्रेशोल्ड कलर है, तो इससे राइट यानी कि गामा, एक्स, यूवी, वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये वो कलर्स है जिनकी फ्रीक्वेंसी ग्रीन से ज्यादा है, तो इनके लिए इलेक्ट्रॉन एमिशन हो जाएगा। लेकिन ये जो लेफ्ट साइड में जितने भी कलर्स है या फिर रेडिएशन है, इनके लिए इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जब किसी मेटल सरफेस पर डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट या रेडिएशन इंसिडेंट होता है, तो मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? एमिट हो जाते हैं। इसी फिनोमिना को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट, ध्यान रखना कि मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं लाइट के इंसिडेंट्स पर, उन्हें कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट फ्लो करता है सर्किट में उसे कहा जाता है फोटो करंट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वांटम नेचर ऑफ रेडिएशन को रिप्रेजेंट करता है कि रेडिएशन का नेचर क्वांटम होता है, पार्टिकल नेचर होता है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही अपने को सबसे पहले पता चलता है। क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यहां पर काम नहीं करती है, वो फेल हो जाती है। इसका जो डिस्कवरी है बेसिकली वो किसने किया था? हर्ट्ज ने अपने एक एक्सपेरिमेंट में, और इसके लिए लॉज किसने बनाए थे? लिनार्ड ने, क्योंकि उन्होंने भी अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर ये लॉ बनाए थे। और इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जितने भी लॉज थे इनको एक्सप्लेन किया था आइंस्टीन ने अपने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के जरिए। क्लियर है? अब देखिएगा कि क्या एक्सपेरिमेंट करे गए, एक्सपेरिमेंट्स क्या क्या किए गए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को, इफेक्ट को समझाने के लिए। तो उसमें बस ये था कि एक एपरेटस बनाया गया। ठीक है, ये था, मतलब इतना आसान भी नहीं है, इतना सिंपल नहीं है कि भाई कोई भी कर ले, लेकिन बस ये है कि
उस टाइम पर किया गया वो अपने को देखना है। ठीक है, तो देखो उन्होंने क्या करा गया, एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब ली गई। इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब का मतलब है वैक्यूम ट्यूब ली गई। अब वैक्यूम ट्यूब के एक साइड में एक एंड पर एक फोटो सेंसिटिव प्लेट रखी गई जिसे कैथोड कहा गया, और दूसरे साइड में कलेक्टिव प्लेट रखी गई जिसे एनोड कहा गया। ठीक है, और इधर ट्यूब के अंदर एक विंडो बनाई गई, क्वार्ट्ज की विंडो, जहां से रेडिएशन कैथोड पर इंसिडेंट होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर कैथोड और एनोड पर पोलैरिटी अप्लाई करने के लिए, वोल्टेज अप्लाई करने के लिए बैटरी कनेक्ट करी गई, और वोल्टेज को चेंज करने के लिए पोटेंशियल ब्रेकर या फिर रियोस्टेट यूज करा गया। वोल्टेज का वैल्यू मेजर करने के लिए वोल्टमीटर, करंट मेजर करने के लिए माइक्रो एमीटर, और इनकी पोलैरिटी चेंज करने के लिए कम्यूटेटर का यूज किया गया। आप देखेंगे डायग्राम में आपको दिखाई दे रहे होंगे कि जब रेडिएशन ऑन कैथोड इंसिडेंट होता है तो कैथोड से कुछ इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इन्हें क्या कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन। और जब देखेगा कि ये फोटो इलेक्ट्रॉन इस एनोड पर अप्रोच करेंगे तो सर्किट में करंट फ्लो करेगा, और उस करंट को क्या कहा जाएगा, उस करंट को हम कहेंगे फोटो करंट। उस करंट को क्या कहेंगे, फोटो करंट। क्लियर है? चलिए, यहां पर वैक्यूम क्यों बनाया गया वो भी आप देख लेना, कि हम चाहते हैं कि कैथोड से जितने भी इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट हो, जितने भी रेडिएशन इंसिडेंट की वजह से एमिट होंगे जितने भी इलेक्ट्रॉन, वो सभी इलेक्ट्रॉन एनोड पर अप्रोच करें, तभी सर्किट कंप्लीट होगा और सर्किट में करंट फ्लो करेगा। तो ये डिजायर्ड है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहां पर अप्रोच करें, एनोड पर। तो यहां पर ट्यूब के अंदर वैक्यूम इसलिए बनाया जाता है ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये डिफ्लेक्ट ना हो। यदि कोई गैस पार्टिकल्स होंगे उनसे टकराकर फोटो इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, डेविएट हो सकते हैं, डिफ्लेक्ट हो सकते हैं। तो इसको दूर करने के लिए, इससे बचने के लिए यहां पे वैक्यूम बनाया जाता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो फोटो करंट को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो ध्यान रखना, जितनी ज्यादा देखना कि इंटेंसिटी जो है ना, इंटेंसिटी क्या गवर्न करती है, नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन्स, या सिंपल शब्दों में आप कह सकते हो नंबर ऑफ रेज, नंबर ऑफ रेज। तो आप देखिएगा कि जब आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो ज्यादा नंबर ऑफ रेज पर सेकेंड इंसिडेंट होंगी, ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड इंसिडेंट होंगे। और अपने को पता है करंट का फॉर्मूला होता है Ne/T। तो पर सेकेंड यदि ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे तो करंट भी बढ़ जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि इंटेंसिटी के बढ़ने पर ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड पर अप्रोच करेंगे तो फोटो करंट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। यानी कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन। ओके, चलिए नेक्स्ट हम इफेक्ट देखने वाले हैं बेटा। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। तो देखिएगा, आप एक एग्जांपल के जरिए इसको समझने की कोशिश करना। जैसे ये मान लो हमारे पास है एनोड और ये है कैथोड। यहां से रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है, यहां से इधर रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, जिनकी फ्रीक्वेंसी मान लो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। ठीक है, अब ये रेडिएशन इंसिडेंट होंगी मेटल सरफेस पर, तो यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। सिंप्लिसिटी के लिए मान लो 5 इलेक्ट्रॉन एमिट हुए। ठीक, अब अभी के लिए इसकी फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट बना के रखी हुई है और इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन भी कांस्टेंट बना के रखी हुई है। इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन्स को डिसाइड करती है, नंबर ऑफ रेज को डिसाइड करती है, और नंबर ऑफ रेज जितनी ज्यादा होंगी फोटो इलेक्ट्रॉन उतने ही एमिट होंगे। तो हम कह सकते हैं कि इंटेंसिटी नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को डिसाइड करती है, एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को डिसाइड करती है। और फ्रीक्वेंसी क्या डिसाइड करती है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। इस तरह से हम देखेंगे इसको। तो मान लो कि हमने क्या करा कि अभी एनोड और कैथोड को सेपरेट रखकर वैक्यूम ट्यूब में, और यहां पर रेडिएशन इंसिडेंट कराई, और लेट्स से कि 5 इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग गए सर्किट में। सर्किट देखिए एमिट हुए, 5 इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, फ्लो करने लग गए, ऐसा नहीं। अभी 1 मिनट रुकना बस प्लीज। तो देखिए यहां से मान लो कि 5 इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, तो क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे इनकी अलग अलग काइनेटिक एनर्जी है,
तो कुछ इलेक्ट्रॉन, एमिटेड इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी सफिशिएंट होगी कि वो अपने आप ही कैथोड पर पहुंच जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन अपने आप कैथोड पर पहुंचेंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, करंट फ्लो कर जाएगा। यानी कि जब आपने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट भी नहीं करी थी, बैटरी का पोटेंशियल आपने जीरो भी रखा था, बैटरी यानी कि यहाँ पे एनोड और कैथोड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जीरो भी रखा, तभी भी सर्किट में करंट कुछ फ्लो करा, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी से कैथोड पर पहुंच, ये कैथोड से एनोड पर पहुंच रहे हैं, कैथोड से एनोड पर अप्रोच कर रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, तो ये यहां पर देखिएगा, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी से एनोड पर पहुंच रहे हैं, इसलिए हमने जो ग्राफ है उसको कहां से स्टार्ट किया है, यहां से थोड़ा सा इंटरसेप्ट करके करंट के साथ, करंट जो है उसका कुछ वैल्यू दिखाया अपने यहाँ पे। क्लियर है? इसके बाद यदि आप वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, अब देखो जितनी काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन, सफिशिएंट एनर्जी के इलेक्ट्रॉन थे वो सब फ्लो कर रहे हैं। अब वोल्टेज यदि मैं बढ़ाते जाऊंगा तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स एनोड पर अप्रोच करेंगे और उसकी वजह से करंट की वैल्यू बढ़ेगी। देखिएगा करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब कांस्टेंट इंटेंसिटी पर जितने भी इलेक्ट्रॉन एमिट हुए थे वो सब के सब एनोड पर अप्रोच करेंगे और सर्किट में फ्लो होने लगेंगे, तो करंट की वैल्यू फिर मैक्सिमम हो जाएगी। और वो करंट की वैल्यू जिस पर सभी एमिटेड इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंच गए हैं, सर्किट में फ्लो कर रहे हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं, उस करंट की वैल्यू को क्या कहा जाता है? सैचुरेशन करंट। ये मैक्सिमम करंट है एक कांस्टेंट इंटेंसिटी पर। ठीक है? अब इसी तरह यदि इस ग्राफ को रिवर्स करें कि हम यदि इस एनोड का पोटेंशियल डिक्रीज करेंगे तो वापस से इलेक्ट्रॉन्स रुकने लगेंगे, वापस से जो करंट है उसकी वैल्यू, फोटो करंट की वैल्यू कम होने लगेगी। लेकिन आप फिर पाएंगे कि वोल्टेज आपने जीरो भी कर दिया, उसके बावजूद भी कुछ इलेक्ट्रॉन खुद की काइनेटिक एनर्जी से एनोड पर पहुंच रहे हैं, उसकी वजह से करंट जीरो नहीं है। ठीक है? अच्छा, तो यदि आपको फोटो करंट जीरो ही करना है तो आपको जो एनोड है उसका पोटेंशियल क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव करना पड़ेगा। तो एक नेगेटिव पोटेंशियल पर, एनोड के एक नेगेटिव पोटेंशियल पर फोटो करंट जीरो हो जाता है, एनोड के एक नेगेटिव पोटेंशियल पर फोटो करंट जीरो हो जाता है। इस नेगेटिव पोटेंशियल को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल के केस में हमारे पास एक इक्वेशन बनती है कि मतलब करंट फ्लो होना बंद हो गया, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन एमिट हुए थे सबके सब रुक गए, सबके सब इलेक्ट्रॉन रुक गए, इसका मतलब है कि करंट जीरो हो गया। तो यानी कि जिस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी उसको भी एनोड ने वर्क करके, एनोड ने एनर्जी सप्लाई करके रोक दिया है। तो यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इस एनोड के वर्क के यानी ईवी नोट के इक्वल हो गया। वी नोट यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर है? तो ये सारा सिनेरियो है पोटेंशियल के साथ करंट किस तरह से चेंज होता है उस कंडीशन में। लेकिन शर्त ध्यान रखना कि यहां पर इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी क्या बना के रखी हुई है? कांस्टेंट बना के रखी हुई है। यदि मान लो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जाए और यही ग्राफ प्लॉट किया जाए तो किस तरह से बनेगा वो भी आप देख लेना। देखिएगा, यदि मैं इंटेंसिटी वेरी करता हूं और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी जाती है, ग्राफ यही बनाया गया है मान लो, तो आप खुद सोचिएगा कि जब मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा एमिट होंगे। तो यानी कि पहले सैचुरेशन करंट कम इलेक्ट्रॉनों से बन रहा था, तो अब इंटेंसिटी मैंने इंक्रीज कर दी है तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सैचुरेशन करंट बनाएंगे, तो उसकी वजह से सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगा। आप देख सकते हैं। ठीक है? लेकिन क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी हमने यहां पे, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स की जिस इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा एनर्जी, पहले 5 इलेक्ट्रॉनों में जिसकी सबसे ज्यादा थी, अब 7 वाले में से जिसकी सबसे ज्यादा एनर्जी है वो दोनों इक्वल है। यानी कि एनर्जी चेंज नहीं हुई है इलेक्ट्रॉन्स की, नंबर चेंज हुआ है बस केवल। तो इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ, केवल बस सैचुरेशन करंट चेंज हुआ। क्लियर है? इसी तरह से यही ग्राफ फ्रीक्वेंसी के साथ बनाया जाता। मान लो इधर मैं फोटो करंट रख लेता, इधर मैं पोटेंशियल रख लेता और फ्रीक्वेंसी के साथ में ग्राफ बनाता, तो फ्रीक्वेंसी जो है एनर्जी डिसाइड करती है, इंटेंसिटी यहां पर फिक्स करके रखी हुई है, तो सैचुरेशन करंट जो है वो फिक्स रहेगा। सैचुरेशन करंट क्या रहेगा यहां पर? फिक्स, कांस्टेंट।
सैचुरेशन करंट कांस्टेंट, ठीक है। तो देखिएगा सैचुरेशन करंट कांस्टेंट रहेगा, लेकिन एनर्जी बढ़ जाएगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन है K मैक्सिमम इक्वल्स टू EV नॉट। काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा, तो इसलिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा ग्रेटर फ्रीक्वेंसी के साथ। ओके, चलिए ये पॉइंट आप दिमाग में रखिएगा। तो यहां से क्या जाहिर होता है, यहां से जाहिर ये होता है कि आप यदि इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो सैचुरेशन करंट इंक्रीज होता है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है, सैचुरेशन करंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, चलो नेक्स्ट। अब देखो ये रहे ग्राफ, ठीक, ये ग्राफ आप देख रहे होंगे। हाँ, एक चीज और है जो यहाँ पर अलग से आपको इस ग्राफ में दिखाई दे रही होगी कि देखना कि एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के साथ लीनियरली इंक्रीज करते हैं। कैसे इंक्रीज करते हैं? लीनियरली इंक्रीज करते हैं। लीनियरली इंक्रीज करने का मतलब है कि यदि आप स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाते हैं, तो जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अप्रोच नहीं होती है तब तक तो ग्राफ डेवलप नहीं होता, तब तक ग्राफ में कोई वैल्यू जनरेट नहीं होती है। लेकिन जैसे ही फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होने लगती है तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल लीनियरली इंक्रीज करने लगता है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल लीनियरली इंक्रीज करता है तो काइनेटिक एनर्जी भी एज वेल एज इंक्रीज करेगी। वो यहां पर दिखाई दे रहा है। आप देखिएगा कि दो मेटल्स हैं, मेटल ए और मेटल बी। मेटल ए के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है और मेटल बी के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट डैश है, न्यू नॉट डैश है। तो ऑब्वियस सी बात है न्यू नॉट डैश है, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो मेटल ए है और मेटल बी है, दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के साथ लीनियरली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा। अब जो हमने ऑब्जर्वेशंस देखी, जो हमने ग्राफ और ये सब डिस्कस किया, इसके बेस पर लॉज बनाए किसने, लेनार्ड ने, और उन लॉज को हम देखने वाले। फर्स्ट लॉ तो हम यही देख सकते हैं कि इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर फोटो करंट इंक्रीज होता है, कि यानी हम कह सकते हैं फोटो करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, ठीक है। सेकेंड हम कह सकते हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा या उसके बराबर होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट हम कह सकते हैं कि एक ऐसा पोटेंशियल होता है, नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड, जिस पर फोटो करंट जीरो हो जाता है, मैक्सिमम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भी एनोड के द्वारा रुक जाता है, और उस पोटेंशियल को कहा जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। नेक्स्ट पॉइंट हम कहते हैं कि सैचुरेशन करंट वो करंट होता है जिस पर जितने भी एमिटेड इलेक्ट्रॉन थे कांस्टेंट इंटेंसिटी पर सबके सब सर्किट में फ्लो कर रहे हैं, तो करंट मैक्सिमम हो गया। इस मैक्सिमम करंट को सैचुरेशन करंट कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम ये ले सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के साथ लीनियरली इंक्रीज करता है। इसके अलावा एक पॉइंट ये लिया जा सकता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पर नहीं, और सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर नहीं। क्लियर है? तो ये सारे लॉज हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो ऑब्जर्वेशंस थे, जो लॉज थे, इनको एक्सप्लेन करने में वेव थ्योरी फेल हो जाती है। किन एस्पेक्ट्स पर फेल होती है वो हमें समझ लेना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट यह है कि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा यदि इंटेंसिटी सफिशिएंट है तो, यानी वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन अ सरफेस एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअसली ओवर द सरफेस सो द इलेक्ट्रॉन मस्ट टेक अ, ओके, ये टाइम लैग वाली बात भी है, इस पर भी हम आएंगे। इसके अलावा व्हेन इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड मोर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स शुड बी एमिटेड। ओके, चलो इसको भी देखेंगे। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी इफ इंटेंसिटी इज, ये रहा देखो, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी इफ इंटेंसिटी इज सफिशिएंट देन एट ईच फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन एमिशन इज पॉसिबल, इट मींस देयर शुड नॉट बी एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना? थर्ड पॉइंट जो है वो जो अपन ने बोला, ठीक, कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पर भी इलेक्ट्रॉन एमिशन हो जाएगा यदि इंटेंसिटी सफिशिएंट है, तो ये वेव थ्योरी का कोट है। लेकिन एक्चुअल में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम पर इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होता है, कोई भी इंटेंसिटी हो भले ही। जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि इंटेंसिटी ज्यादा बढ़ाएंगे तो ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, यानी कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, ये वेव थ्योरी कहती है। लेकिन एक्चुअल में
एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पर नहीं। और जो थर्ड पॉइंट है वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन, देखिए लाइट इंसिडेंस और इलेक्ट्रॉन एमिशन के बीच एक टाइम लैग होना चाहिए, टाइम इंटरवल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कोई टाइम लैग होता नहीं है, बहुत ही कम टाइम लगता है लाइट के गिरने में और इलेक्ट्रॉन के एमिट होने में। 10⁻⁹ सेकंड, बहुत ही कम टाइम लगता है। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं आइंस्टीन्स एक्सप्लेनेशन। अब जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो ऑब्जर्वेशंस थे, लॉज थे, उनको एक्सप्लेन करने में वेव थ्योरी फेल हो जाती है, तब हमारे सामने आती है आइंस्टीन्स थ्योरी। आइंस्टीन क्या कहते हैं कि आइंस्टीन कहते हैं जब किसी मेटल सरफेस पर लाइट इंसिडेंट होती है तो फोटॉन्स के फॉर्म में इंसिडेंट होती है। जब किसी भी मेटल सरफेस पर लाइट इंसिडेंट होती है तो किस फॉर्म में इंसिडेंट होती है? फोटॉन्स के फॉर्म में। और उनके अकॉर्डिंग फोटोन की जो एनर्जी, एक्चुअली आइंस्टीन ने क्वांटम थ्योरी यूज करी है और क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एनर्जी है एक फोटोन की वो कितनी होगी? h न्यू। तो आइंस्टीन के अकॉर्डिंग जब कोई लाइट फोटोन के फॉर्म में किसी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो एक इलेक्ट्रॉन से एक फोटोन इंटरेक्ट करता है और फोटोन अपनी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर देता है। और इस यदि ये एनर्जी सफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन यहां से एनर्जी गेन करके यहां से बाहर निकल जाता है, मेटल सरफेस से इजेक्ट हो जाता है। यानी कि h न्यू दो कामों में खर्च हुआ, एक तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में यानी कि वर्क फंक्शन प्रोवाइड करने में, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला है उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में। क्लियर है। तो यानी आइंस्टीन के अकॉर्डिंग जो h न्यू है वो दो हिस्सों में बटेगा। h न्यू यानी फोटोन की एनर्जी, वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? एमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो यानी हम यहां से ये लिख सकते हैं h न्यू इक्वल्स टू phi नॉट प्लस k मैक्सिमम। h न्यू इक्वल्स टू phi नॉट प्लस k मैक्सिमम। इसी इक्वेशन को कहा जाता है आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। क्लियर है। इसको अलग फॉर्म में भी लिखा जा सकता है k मैक्सिमम इक्वल्स टू h न्यू माइनस phi नॉट। ठीक है। अपने को पता है k मैक्सिमम इक्वल्स टू ev नॉट होता है, तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं, यहाँ ये भी लिखा जा सकता है ev नॉट इक्वल्स टू h न्यू माइनस phi नॉट, या phi नॉट का वैल्यू रखेंगे ev नॉट इक्वल्स टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट। मतलब डिफरेंट फॉर्म्स बनते हैं। बेसिक इक्वेशन याद रखना, h न्यू इक्वल्स टू ke मैक्सिमम प्लस phi नॉट। अब यहीं से आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपके एग्जाम में, आपको इसके लिए रेडी रहना चाहिए। क्लियर है। चलो, हाँ, एक्सप्लेन कैसे करता है ये तो इक्वेशन हमने देखी। अब एक्सप्लेन कैसे करता है तो इसकी मदद से हम कई सारे फैक्टर, कई सारे वेरिएबल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अपने को वर्क फंक्शन पूछा जाए, phi नॉट का वैल्यू, तो phi नॉट का वैल्यू किस तरह से निकाल सकते हैं आइंस्टीन इक्वेशन से? तो हमें पता है कि यदि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इंसिडेंट कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन जीरो काइनेटिक एनर्जी के साथ एमिट होगा, और जीरो काइनेटिक एनर्जी के साथ एमिट होगा तो उस कंडीशन में अपने पास इक्वेशन आएगा h न्यू। इक्वेशन तो क्या है हमारे पास? इक्वेशन है h न्यू इक्वल्स टू phi नॉट प्लस k मैक्सिमम। तो यहां से इफ न्यू इक्वल्स टू न्यू नॉट देन h न्यू नॉट इक्वल्स टू phi नॉट प्लस 0। तो यहां से phi नॉट की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाती है? phi नॉट आ जाता है h न्यू नॉट। तो आइंस्टीन्स इक्वेशन से हम वर्क फंक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं, फॉर्मूला निकाल सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट आप देखिएगा, इसके अलावा हम क्या निकाल सकते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखिए अपने को पता है k मैक्सिमम इज इक्वल्स टू h न्यू माइनस phi नॉट, तो यहां से k मैक्सिमम की जगह ev नॉट लिख सकते हैं। ओके, और h न्यू माइनस न्यू नॉट, क्योंकि phi नॉट का वैल्यू h न्यू नॉट है। ठीक है, तो यहां से v नॉट मिल जाएगा अपने को क्या? h अपॉन e न्यू माइनस h अपॉन e न्यू नॉट। क्लियर है। स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां से निकल जाएगा। नेक्स्ट हम फैक्टर निकाल सकते हैं आइंस्टीन इक्वेशन से, क्या? वेलोसिटी। तो अपने को पता है k मैक्सिमम इज इक्वल्स टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट, तो यहां से 1/2 m v मैक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू h बाहर न्यू माइनस न्यू नॉट। तो यहां से v मैक्सिमम स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2h अपॉन m न्यू माइनस न्यू नॉट। ओके, और स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2h अपॉन m न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल्स टू v
मैक्सिमम। क्लियर है? तो इस तरह से हम काफी सारे पैरामीटर्स, काफी सारे वेरिएबल्स फाइंड आउट कर सकते हैं आइंस्टीन्स इक्वेशन से। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आइंस्टीन को इसी एक्सप्लेनेशन के बेस पर, इसी इक्वेशन के बेस पर उनको नोबेल प्राइज मिला था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है आइंस्टीन के प्रोस्पेक्टस में। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो वाली बात क्लियर होती है। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि जब लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं पर सेकेंड, तो उसकी वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड वो ज्यादा हो जाएंगे, उससे करंट बढ़ जाता है। क्लियर है? अच्छा, सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट इक्वेशन को देखकर ही समझ में आता है कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पर? फ्रीक्वेंसी पर, ना कि इंटेंसिटी पर। ठीक है, और थर्ड जो पॉइंट है वो ये है, देखिए टाइम लैग नहीं रहता। टाइम लैग इसलिए नहीं रहता क्योंकि फोटोन के गिरने में और इलेक्ट्रॉन को निकलने में, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में बहुत कम टाइम लगता है, तुरंत ही इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या है कि यदि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो क्या होगा? तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगी, और काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, और काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती, इसका ये मतलब है कि यदि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हुआ है। वो बात क्लियर हो जाती है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं होगा। ओके, क्योंकि उसके काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आएगी उस कंडीशन में, यदि इलेक्ट्रॉन एमिट होता है तो, और काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती है। ओके, और यदि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगी, वो भी क्लियरली दिखाई देता है आपको। क्लियर है? और यदि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो होगी, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इंसिडेंट कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन सम काइनेटिक एनर्जी से इजेक्ट होगा मेटल सरफेस से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आप देखना, अब कुछ ग्राफ्स हैं, बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर से ध्यान रखिएगा। कुछ ग्राफ्स है, देखिए ग्राफ बिटवीन के मैक्सिमम एंड फ्रीक्वेंसी। तो ध्यान रखना, के मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी के बीच लीनियर ग्राफ होता है हमेशा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहेगा। इस ग्राफ का स्लोप क्या रहेगा? याद रखना, के मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ का स्लोप h रहता है। ओके, और सभी मेटल्स के लिए h का वैल्यू सेम रहता है। ठीक है, क्योंकि h एक कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है h, 6.62 इंटू 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड। क्लियर? अब यहां से आप देख सकते हैं कि जिस मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जिस मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसी के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू भी क्या है? ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं B का वर्क फंक्शन ज्यादा है और A का वर्क फंक्शन कम है, क्योंकि B की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। क्लियर? इसी तरह से एक ग्राफ ये भी है, बहुत बहुत खास है, ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ देखना, हमने इक्वेशन डिराइव किया था EV नॉट इक्वल्स टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट, तो यहां से V नॉट क्या आ जाएगा? h अपॉन E आएगा बेटा, h अपॉन E। ठीक है, तो यहां पर स्लोप का काम कौन कर रहा है? यदि हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो mx प्लस c से y की जगह V नॉट है, x की जगह न्यू है और c की जगह फाइ नॉट अपॉन E है, माइनस फाइ नॉट अपॉन E है। तो यहाँ इंटरसेप्ट हो जाएगा फाइ नॉट अपॉन E माइनस फाइ नॉट अपॉन E, और h अपॉन E जो है ये हो जाएगा स्लोप, और ये भी सभी मेटल्स के लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, चलिए आई होप आप सब बातें समझ गए होंगे। एक टर्म होती है क्वांटम एफिशिएंसी। क्वांटम एफिशिएंसी क्या है? क्वांटम एफिशिएंसी होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट। आप यहां पर एक क्वेश्चन कर लेंगे तो ठीक रहेगा। When two monochromatic lights of frequency nu and nu by 2 are incident on a photoelectric metal, their stopping potential becomes Vs by 2 and Vs respectively. The threshold frequency for this metal is, देखो क्या गिवन है अपने को, दो फ्रीक्वेंसीज गिवन है, देखना टू फ्रीक्वेंसीज अपने को गिवन है। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है न्यू एंड सेकेंड फ्रीक्वेंसी है न्यू बाय 2।
फर्स्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल है Vs/2 और सेकेंड स्टॉपिंग पोटेंशियल है Vs। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, न्यू नॉट हमसे पूछा है। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को किस तरह से डील कर सकते हैं, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन काफी हेल्पफुल रहेगा यहाँ पर। तो हम लिख पाएंगे, अपने पास इक्वेशन था EV नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे EVs/2 क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs/2 है, इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी न्यू है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, इक्वेशन 1। सेकंड में है Vs स्टॉपिंग पोटेंशियल EVs एच न्यू, न्यू की जगह न्यू/2 रखेंगे और माइनस एच न्यू नॉट, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अपन क्या करेंगे आगे सॉरी, हम नेक्स्ट में ये जो EVs है इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। तो यहां से एच न्यू/2 माइनस एच न्यू नॉट इज, और देखिएगा ES का वैल्यू रखा है तो यहां से 1/2 भी रहेगा, 1/2 इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास आएगा एच न्यू अपॉन 4 माइनस एच न्यू नॉट बाई 2 इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, देखिएगा कि एच न्यू नॉट में से एच न्यू नॉट बाई 2 जाएगा तो एच न्यू नॉट बाई 2 बचेगा, और यहां से एच न्यू में से एच न्यू बाई 4 जाएगा तो 3 एच न्यू अपॉन 4। सॉल्व करेंगे तो न्यू नॉट का वैल्यू यहां से आ जाएगा 3/2 न्यू। इस प्रकार से आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ही खास क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपको बता देना चाहूंगा ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया नीट 2022 2022 में पूछा गया है। क्लियर। अब यहां एक फॉर्मूला है जो आप ध्यान रख सकते हैं, देखिएगा प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि किसी भी सोर्स से एनर्जी का एमिशन या कोई भी बॉडी एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है तो पैकेट्स के फॉर्म में एब्जॉर्ब या एमिट करती है, और उस पैकेट का नाम है क्वांटा। और एक क्वांटा की एनर्जी हम किस तरह से लिखेंगे, एच न्यू से लिखेंगे। एक क्वांटा की एनर्जी क्या होगी, एच न्यू, या फिर एक क्वांटा की एनर्जी एच न्यू है, एन क्वांटा है तो एनर्जी हो जाएगी एन एच न्यू। ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर। एक और चीज है जो काफी यूजफुल है हमारे लिए, यदि एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा है, यदि एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा है और लैम्डा एंगस्ट्रॉम में है तो एचसी को क्या लिखा जा सकता है, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू एंगस्ट्रॉम। सॉरी, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे सामने, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन्स। फोटोन क्या होता है, फोटोन एक पैकेट होता है एनर्जी का। फोटोन क्या होता है, फोटोन इज पैकेट ऑफ एनर्जी एमिटेड फ्रॉम अ सोर्स ऑफ रेडिएशन। फोटोन्स आर कैरियर पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कैरियर पार्टिकल्स कौन होते हैं, फोटोन होते हैं। फोटोन्स हमेशा लाइट के स्पीड से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। ठीक है, द एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन किस तरह से लिखी जाएगी, एच न्यू से या एच सी बाय लैम्डा से या एम सी स्क्वायर से। ठीक है, न्यूटन मैकेनिक्स फोटोन पर काम नहीं करती है, यहां पर आइंस्टीन हम थ्योरी यूज करते हैं। द इफेक्टिव और मोशनल ऑफ फोटोन इज गिवन बाय मोशनल मास। इफेक्टिव मास जो है वो लिखा जाता है m इक्वल टू ई अपॉन सी स्क्वायर से, या h अपॉन लैम्डा इंटू सी, और लीनियर मोमेंटम होता है h अपॉन लैम्डा या फिर e अपॉन सी। ये फोटोन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, द फोटोन इज चार्जलेस पार्टिकल, और इसका जो रेस्ट मास है वो क्या रहता है, 0। फोटोन क्योंकि न्यूट्रल है इसलिए ये इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होता है। देखिएगा कि एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू है, एन फोटोन की एनर्जी एच न्यू एन एच न्यू हो जाएगी, और यहाँ पर ये जो फॉर्मूला, ये जो यूनिट है इनका वो जूल रहेगा। लेकिन यदि आप एन को क्या लिखो, एन को लिखो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, तब फिर ये जो एन एच न्यू है ये पावर का फॉर्मूला बन जाएगा, और आप लिख सकते हैं P इज इक्वल टू एन, एच न्यू की जगह C अपॉन लैम्डा, तो यहां से n आ जाएगा क्या, P लैम्डा अपॉन एच सी। ठीक, और द रेडिएटेड एनर्जी क्रॉस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम नॉर्मली टू द प्रोपगेशन इज कॉल्ड। अच्छा,
यदि कोई एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में रेडिएट आउट होती है तो हम उसे कहते हैं इंटेंसिटी। क्या कहा जाता है उसे? इंटेंसिटी। क्लियर है? यहां के बाद अपने पास आ जाता है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या है? डी ब्रोगली कहते हैं कि कोई भी मूविंग पार्टिकल्स है उनके साथ एक वेव एसोसिएट करती है जिसे कहा जाता है मैटर वेव। ठीक है, और मैटर वेव के वेवलेंथ को क्या कहा जाता है? डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली लाइट हैज ड्यूअल नेचर। ओके, ड्यूअल नेचर में क्या क्या है? पार्टिकल और वेव। Waves are associated with every moving particles which are called as matter wave और de Broglie wave। मैटर वेव के साथ मूविंग पार्टिकल्स के साथ जो वेव एसोसिएट करती है उसे हम कहते हैं डी ब्रोगली वेव्स और मैटर वेव। इफ एसोसिएटेड वेवलेंथ ऑफ बॉडी इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द डायमेंशन ऑफ द बॉडी देन बॉडी विल बिहेव एज अ पार्टिकल एंड इफ वेवलेंथ इज ऑर्डर ऑफ द डायमेंशन ऑफ द बॉडी देन बॉडी विल शो वेव नेचर। यदि पार्टिकल का साइज बड़ा है तो हम कहेंगे कि वो पार्टिकल की तरह से एक्ट करेगा। पार्टिकल का साइज वेवलेंथ के ऑर्डर का है तो वो किसकी तरह से बिहेव करेगा? वेव की तरह से बिहेव करेगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वेव नेचर शो कर सकते हैं। ठीक है, वर्क डन ऑन पार्टिकल कन्वर्ट इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी सो नो एनर्जी इज फाउंड विद मैटर वेव सो दीज वेव्स आर कॉल्ड एज स्टैंडिंग वेव। क्योंकि यहाँ पर जो मैटर वेव के साथ है कोई काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट नहीं करती, इसलिए मैटर वेव को हम कैसे वेव्स कहते हैं? स्टैंडिंग वेव कहते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला है? डी ब्रोगली वेवलेंथ का डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखना, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। दैट्स इट। एच अपॉन पी, पी मोमेंटम है। आप यहाँ पर पी की जगह मास इंटू वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ओके, इसके अलावा आप लिख सकते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ को अलग अलग फॉर्म्स में। जैसे आप लिख पाएंगे ये रहा एच अपॉन पी या फिर एच अपॉन एम वी या फिर एच अपॉन रूट 2m e। ठीक, अब यहां से आपको क्या भी मिल सकता है? देखिएगा कि जैसे वेवलेंथ ऑफ चार्ज पार्टिकल का वेवलेंथ किस तरह से लिखा जाएगा? तो बस वहां पे E की जगह QV आ जाएगा। Q चार्ज है उसका पार्टिकल का और V पोटेंशियल डिफरेंस है। किसी भी इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है 12.27 डिवाइड बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। देखिएगा डी ब्रोगली वेवलेंथ वाले टॉपिक से क्वेश्चन जो पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नियरली। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी गिवन है। कितनी है? कोई इलेक्ट्रॉन है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो फॉर्मूला है h अपॉन अंडर रूट 2m QV। ठीक है, तो अब 2m QV नहीं लिखेंगे बिकॉज अपने को काइनेटिक एनर्जी सीधे गिवन है, तो 2m K लिख सकते हैं। तो लैम्डा E H की वैल्यू 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 डिवाइड बाय अंडर रूट 2, मास होता है 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31 और K का वैल्यू 144। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने को मीटर के अंदर आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको आज की जो क्लास है वो समझ में आई होगी। ठीक है, क्योंकि डी ब्रोगली वेवलेंथ के साथ चैप्टर एंड हो जाता है। यहां पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो है इसको ज्यादा फोर्सफुली हम लोग कब एक्सेप्ट करने लगे हैं? फोर्सफुली कहना ठीक नहीं होगा। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कब करा गया? जब एक एक्सपेरिमेंट किया गया, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन शो करा गया और डिफ्रैक्शन वेव बिहेवियर होता है। तो यदि इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्रैक्शन हो रहा है तो यानी इलेक्ट्रॉन वेव बिहेवियर शो कर सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है। डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस यहां पर प्रूव हो जाती है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की जो क्लास है उसको भी हम एंड करेंगे। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर कंप्लीट हो जाता है। जो भी नीट में पूछे जाने वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सब कवर कर लिए मैंने। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम देखेंगे एटम और न्यूक्लियाई, वो आपको नेक्स्ट डे में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डे। ओके, कीप इट अप, स्टे ट्यून्ड विद CL अकेडमी। और यदि आपको ये सब पसंद आया है, आज की क्लास अच्छी लगी तो आप इसको शेयर करिएगा। नहीं भी पसंद आई है तो भी आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।